से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। सुखजू एजिन की तरफ देख रहा होता है कि तभी वहाँ पर यूना के साथ ली और जिन आ जाते हैं। यूना उन लोगों से बोलती है, तुम्हारा नंबर मांगने से क्या मतलब था। सुखजू यूना की तरफ देखता है और उससे बोलता है, थोड़ी देर पहले ही जिनली स्कूल की लड़कियां हमसे हमारा नंबर मांग रही थी। ली जिन और पार्क सुखजू की बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या। फिर ली कांपते हुए सुखजू से बोलता है, अगर तुम उन जिनली स्कूल की लड़कियों के बारे में बात कर रहे हो जो अभी इस रास्ते से भाग कर गई हैं, उनमें से एक चाहे सियोल थी, वो एक एंटरटेनमेंट कंपनी के अंदर अपने ट्रेनिंग पीरियड से ही फेमस है। फिर ली चिल्लाकर बोलता है, क्या उसने तुम्हारा नंबर मांगा। पार्क सुखजू से पूछता है, क्या तुमने उसे अपना नंबर बताया। सुखजू से बोलता है, नहीं। और ली तो उसकी बात सुनकर चौंक जाता है। और ली की बातें सुनने के बाद यूना को भी चिंता होने लगती है। फिर यूना एजिन से पूछती है, और एजिन तुम्हारे बारे में क्या। एजिन उससे बोलता है, मैंने पक्का उसे मना कर दिया। ली एजिन पर चिल्लाकर बोलता है, साले कमीने, और उसे वहीं पर खड़ा हुआ गाली देने लगता है। फिर वो तीनों वहां से गुस्सा होकर जाने लगते हैं। ली जाते हुए बोलता है, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, चलो फ्राइड चिकन खाने चलते हैं। पार्क उससे बोलता है, मैं भी खाऊंगा। फिर उसके बाद यूना एजिन के पास बैठते हुए बोलती है, एजिन आज तुम स्कूल के बाद क्या कर रहे हो। एजिन यूना से बोलता है, मैं टीचर को बताने जा रहा था कि कल मैं एब्सेंट रहूंगा क्योंकि मुझे टीम 2 के साथ ट्रेनिंग करनी है। यूना एजिन से बोलती है, अच्छा। सुखजू उससे बोलता है, तुम्हें शाम होने के बाद ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है। फिर यूना एजिन की तरफ मुड़कर बोलती है, एजिन तो फिर क्या कल तुम शाम को फ्री हो। एजिन उससे बोलता है, मेरे कोई भी प्लान नहीं है। फिर क्या ट्रेनिंग खत्म होने के बाद मैं तुम्हारे पास आ सकती हूँ। एजिन यूना से बोलता है, ठीक है। यूना एजिन की बात सुन के मुस्कुराने लगती है। सुखजू भी यूना को मुस्कुराता हुआ देखकर मुस्कुराने लगता है। फिर सुखजू सामने की तरफ देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि सामने से दायून ली और बाकी सभी के साथ आ रही होती है। ली दायून से बोलता है, दायून तुम बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर आई हो। क्या तुम जानती हो तुम्हारे भाई और सुखजू के साथ क्या हुआ। जिनली स्कूल की लड़कियों ने उनसे उनके नंबर मांगे। दायून ली की बात सुनने के बाद हैरान हो जाती है और उससे बोलती है, सच में। ली दायून से बोलता है, हाँ, लेकिन उन दोनों ने एटीट्यूड के साथ कहा। लेकिन सुखजू उससे पहले बोलता है, हमने उन्हें मना कर दिया। फिर वो चारों हैरान होकर सुखजू की तरफ देखते हैं और सुखजू सामने से सीरियस होकर बोलता है, हमने उन्हें एक वर्ड में रिप्लाई दे दिया। दायून सुखजू को इस तरह सीरियस देखकर बोलती है, अच्छा। अगला सीन भाई चाय सियोल का होता है और मैं चाय सियोल गप से चाहे बोलूंगा। चाहे अपने दोस्तों के साथ बैठी होती है। उसके दोस्त उससे पूछती हैं, मैंने दूर से वो दो हैंडसम लोग देखे, लेकिन जब मैंने पास जाकर देखा तो वो दोनों सच में बहुत हैंडसम थे। उनमें से एक गो सुखजू था ना, और वो दूसरा वाला कौन था। लेकिन चाहे आगे से जवाब देती है, मुझे नहीं पता। लेकिन उस बंदे ने चाहे को उसका नंबर नहीं दिया। और आगे से मिस चाहे उस लड़की की बात सुनकर गुस्सा हो रही होती है। मिस चाहे की दोस्त उन दोनों लड़कियों से बोलती है, मुझे लगता है वो थोड़ा सा परेशान था क्योंकि ये देखने से ऐसा लगता है जैसे उससे किसी ने पहली बार इस तरह पूछा हो, क्योंकि वो नहीं जानता था कि उसे क्या करना है, इसीलिए हम लोग वहां से चले आए। और मिस चाहे एजिन के बारे में सोचकर गुस्सा हो रही होती है। मिस चाहे बोलती है, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे रिजेक्ट करने की। और अगला सीन भाई नेक्स्ट डे का होता है और हम लोग ली और जिन पार को देखते हैं। ली बोलता है, सुखजू और एजिन यहाँ पर नहीं है और यूना भी यहाँ से गायब हो गई जैसे ही स्कूल खत्म हो गया। जिन बोलता है, मुझे लगता है यूना एजिन को देखने गई है। ली अपना सर खुजाते हुए बोलता है, मैं सोच रहा हूँ एक हैंडसम पर्सन की लाइफ कैसी होती होगी। जिन ली से बोलता है, क्या तुम जानना चाहोगे अगर वो एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद ली जिन से बोलता है, ये साला कमीना, तुम उसी जगह पर खंजर मार रहे हो जहाँ पर दर्द होता है। और फिर वो तीनों इसी बात पर हंसने लगते हैं। तभी उस जगह पर मिस चाहे आती है और इन तीनों से बोलती है, हेलो। फिर वो तीनों एक साथ उस तरफ हैरानी से मुड़कर देखते हैं तो वहाँ पर मिस चाहे खड़ी होती हैं। फिर वो तीनों अपने अगल बगल में देखते हैं, ये सोचते हुए कहीं और तो नहीं है। फिर ली अपनी तरफ इशारा करते हुए बोलता है, क्या तुम हमसे बात कर रही हो। मिस चाहे उससे बोलती है, हाँ। फिर वो तीनों पीछे मुड़कर बातें करने लगते हैं। ली बोलता है, ये मिस चाहे हैं, क्या मिस चाहे हमसे बात करना चाहती थी। फिर वो तीनों मिस चाहे की तरफ मुड़कर बड़े प्यार से बोलते हैं, क्या है। मिस चाहे अपने अंदर मुस्कुराते हुए सोचती हैं, इनका रिएक्शन उसी तरह है जिस तरह होना चाहिए था। फिर मिस चाहे उन तीनों से बोलती हैं, मैं अपने दोस्तों के साथ कॉइन कैरियोके जा रही थी और मैं ये सोच रही थी क्या तुम तीनों हमारे साथ चलोगे। उन तीनों को मिस चाहे की बात सुन के बहुत बड़ा झटका लगता है। वो तीनों बोलते हैं, तुम्हारे दोस्तों के साथ। फिर मिस चाहे अपनी दोस्तों की तरफ इशारा करते हुए बोलती हैं, हाँ वहाँ पर हम 3 हैं। फिर वो तीनों मिस चाहे की दोस्तों की तरफ ला टपकाते हुए देखते हैं। मिस चाहे अपने अंदर सोचती हैं, मैंने सुना था वो लड़का इन तीनों के साथ अक्सर घूमता है, इसीलिए सबसे पहले मैं इन तीनों के साथ बाहर घूमूंगी और फिर मैं इन तीनों का इस्तेमाल करूंगी उसे अपने पास लाने के लिए। मिस चाहे इन सभी बातों को सोचकर अपने अंदर खुशी हो रही होती है कि वो तीनों आगे से बोलते हैं, सॉरी। मिस चाहे हैरान होकर अपने सामने देखती हैं तो वो तीनों बोलते हैं, आज हमारा गेम में प्रोमो मैच है, जिससे भाई मिस चाहे को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो बोलती है, क्या। और फिर वो तीनों वहां से चमकते हुए जाने लगते हैं और बोलते हैं, ये बहुत बुरा हुआ, हम किसी लड़की के चक्कर में अपना गेमिंग मैच नहीं छोड़ सकते। अगला सीन भाई एसडब्ल्यू बिल्डिंग का होता है। यूना के दादाजी इजिन से बोलते हैं, लुइस को पहले बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, हमने आखिरकार लुइस के साथ फायदेमंद बिजनेस साइन कर लिया जो वो कुछ बिजनेस प्रमोट कर रहा है। इजिन दादाजी से बोलता है, ऐसा नहीं है, ये मेरी एक ड्यूटी थी एसडब्ल्यू बॉडीगार्ड की तरह। दादाजी इजिन से बोलते हैं, ये तुमने पिछली बार भी कहा था, लेकिन जो बेनिफिट्स हमारी कंपनी को हुए हैं वो सच में बहुत ज्यादा बड़े हैं। मुझे लगता है मुझे उस पर्सन को रीपे करना
करना चाहिए जिसने हमें ये सारे बेनिफिट्स दिलाए हैं। एजेंट दादाजी से बोलता है, मुझे एसडब्ल्यू सिक्योरिटी में अभी परखा जा रहा है। जिन्होंने इस जॉब को किया है वो एसडब्ल्यू सिक्योरिटी टीम है। मैंने तो बस उस सिचुएशन को संभाला था। अगर आप किसी को रीपे करना चाहते हैं तो मुझे लगता है आपको सिक्योरिटी टीम को करना चाहिए। यूना के दादाजी एजेंट से बोलते हैं, मैंने इस बारे में सोच रखा है। मैं सिक्योरिटी टीम को प्रोत्साहन दूंगा और मैंने डिसाइड किया है कि मैं सिक्योरिटी टीम को कुछ ऐसा अलग चीज दूंगा जिसमें तुम भी इन्वॉल्व हो। लेकिन ईमानदारी से सिर्फ एक ही यही चीज नहीं है, तुमने यूना और सिंजीए को भी बचाया है और तुम इसी तरह हर बार मेरे ऑर्डर्स को मना करते हो और मेरे नजरिए से मुझे नहीं लगता कि मैं इसी तरह बैठकर इसे देख सकता हूँ। एजेंट दादाजी से बोलता है, लेकिन मैं ठीक हूँ। दादाजी का मैनेजर एजेंट की तरफ देखकर सोचता है ये बहुत ज्यादा जिद्दी है। उसके बाद यूना के दादाजी एजेंट से बोलते हैं, मैं तुम्हारे मतलब को समझता हूँ, लेकिन इससे क्या तुम्हारी फैमिली को बहुत बड़ी मदद नहीं मिलेगी? ये किसी तरह का इलीगल रीपे नहीं है और ना ही कोई सुविधा प्राप्त ट्रीटमेंट। तो ये कुछ ऐसा है जिसे तुम कॉन्फिडेंस के साथ ले सकते हो। जो तुम करना चाहते हो वो तुम्हें अभी डिसाइड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जरा इस बारे में सोचना। अगले सीन में एजेंट दादाजी के ऑफिस से बाहर चला जाता है। दादाजी का मैनेजर दादाजी से बोलता है, मुझे इस बात का आइडिया नहीं है कि एजेंट क्या सोच रहा है। यूना के दादाजी अपने मैनेजर से बोलते हैं, तुमने कहा था एजेंट ने बहुत सारा पैसा उन गांवों में भेजा है जिन पर हमला हुआ था जब वो मशीनरी की तरह रहता था। दादाजी का मैनेजर दादाजी से बोलता है, हाँ मैंने तो ये भी सुना है कि एजेंट ने इस बात को सीक्रेट रखा है और मैंने तो ये भी सुना है कि एजेंट ने कई बार $1 अरब उन गांवों में भेजे उन्हें सपोर्ट और रिकंस्ट्रक्शन के लिए। तो इसका मतलब ये बनता है एजेंट जब मशीनरी था तो उसने बहुत सारा पैसा कमाया और वो सारा का सारा दे दिया। मुझे ये बात समझ में नहीं है कि उसने इतना ज्यादा पैसा अपनी जान खतरे में डाल के क्यों कमाया। दादाजी उससे बोलते हैं, इसका मतलब उसने उन सारी जॉबों को पैसे के लिए नहीं किया था। और फिर हम लोग एजेंट को देखते हैं जो बिल्डिंग से बाहर जा रहा होता है। तभी वो अपने सामने ऑफिस लेडी को देखता है। ऑफिस लेडी एजेंट से बोलती है, क्या तूने प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग की? एजेंट ऑफिस लेडी से बोलता है, हाँ। ऑफिस लेडी एजेंट से बोलती है, मुझे लगता है मुझे पता है उन्होंने तुम्हें क्यों बुलाया था। तुम्हें देखने से पता चलता है उन्होंने तुम्हें शुक्रिया किया है क्योंकि कंपनी को बहुत ज्यादा बड़े बेनिफिट्स मिले हैं। एजेंट आगे से ऑफिस लेडी से बोलता है, मैंने उनके सारे ऑफर को मना कर दिया। ऑफिस लेडी चौंक कर बोलती है, क्या? और एजेंट से बोलती है, तुमने ये मना क्यों किया? तुम्हें ये जानना चाहिए था कि प्रेसिडेंट तुम्हें कितने अच्छे से कंपनसेट करते हैं। लेकिन एजेंट आगे से कोई भी जवाब नहीं देता। ऑफिस लेडी एजेंट के ऊपर गुस्सा करते हुए बोलती है, ये बहुत ज्यादा परेशान करता है। तुम भले ही एक हाई स्कूलर हो, लेकिन क्या तुम्हें सच में कुछ भी नहीं मालूम है? इस तरह के मौके को तुम्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। प्रेसिडेंट ने बहुत लंबे टाइम से तुम्हें रीपे करने के लिए इंतजार किया है, लेकिन तुमने मना क्यों किया? लेकिन एजेंट ऑफिस लेडी की बात पूरी होने से बोलता है, लेकिन मैं ठीक हूँ। ऑफिस लेडी एजेंट पर गुस्सा करते हुए बोलती है, तुम्हारा ठीक होने से क्या मतलब है? और उससे बोलती है, मैं प्रेसिडेंट से इस बारे में दोबारा बात करूंगी, इसीलिए अगली बार ये मत करना। और वहां से जाते हुए एजेंट से बोलती है, मैंने तुम्हें समझने में गलती कर दी। तुम भले एक हाई स्कूलर की तरह स्किल्ड ना हो, लेकिन तुम अभी भी एक छोटे बच्चे हो। ऑफिस लेडी यहाँ सीधा सीधा एजेंट को इनडायरेक्टली ताना मार रही है क्योंकि एजेंट ने पैसों को मना कर दिया। एजेंट ऑफिस लेडी की बात को घंटा समझ नहीं पाता और वहां से जाने लगता है। अगला सीन ट्रेनिंग सेंटर का होता है। सुखजो और एजेंट एक साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग एजेंट को देखते हैं जो लगातार पंचिंग बैग के ऊपर धड़ाधड़ घूंसे मार रहा होता है। फिर उसके बाद एजेंट पंचिंग बैग के ऊपर एक जोरदार घूंसा मारता है। तभी वहां पर उन सभी के कोच आ जाते हैं और बोलते हैं, चलो ठीक है, सब कोई ध्यान दो। हर कोई मुड़कर कोच की तरफ देखता है तो कोच बोलते हैं, हम लोग आज की ट्रेनिंग को यहीं पर खत्म करेंगे और खाने के लिए चलेंगे, लेकिन हम लोग ड्रिंक नहीं करेंगे क्योंकि एजेंट और सुखजो हमारे साथ हैं।